हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री की सीरीज। तो हम जहाँ पे लास्ट टाइम छोड़े थे वो था फोर्थ पॉइंट का, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में। सो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है मैनेजमेंट स्टडीज। सो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चेन ऑफ प्रोडक्शन सॉरी सच एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, human resource and processes of production as well as the chain of market, sales management, etc. ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे मैनेजमेंट, ध्यान रखिए आप लोग। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने पहले ही समझाया था आप लोग को कार्ल मार्क्स वाले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, जिन चीजों से आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो। लाइक सिंपल, अगर आप वड़ा पाव लेता हूँ, वड़ा पाव, for vada pav production you need first vada then pav. Vada is made up of batter, that is बेसन का बैटर, पोटैटो स्टफ रहता है उसके अंदर, सब उसे तड़का करके का मिला के, तो ये सब रहता है। पाव इज मेड अप व्हीट, मैदा, एनीथिंग, और उसको बेकरी में बनाना पड़ता है। सो ये सब आपके प्रोडक्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है। इसके लिए आपको लगेंगे मनी, ये सब करने के लिए मनी लगेगा। और ये कहाँ पे आपको पाव मिलेगा, बेकरी से। तो आपके आजू बाजू बेकरी होनी चाहिए जो आपको सस्ते में दे जाए, और वड़ा बनेगा आपके जहाँ पे भी आपका सेंटर प्रोडक्शन है। तो ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद और एक चीज हमको बोला था, वो था चेन ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, आप चेन ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हो कि पहले सामान लाते हो, रॉ मटेरियल लाते हो, उससे फिनिश्ड गुड बनाते हो, दैट इज वड़ा पाव। तो इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, तो इसी को बोलते हैं चेन ऑफ प्रोडक्शन। एक के बाद एक बैटर लाना, सब खरीद के लाना। उसमें भी आपको ये सब में क्या ध्यान रखना कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं, सेविंग कर पा रहे हो कि नहीं। अदरवाइज आप नुकसान में जा रहे हो तो आप देश सेवा कर रहे हो, मतलब सिर्फ आप लोगों की सेवा कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, अगर आप कम रेट में दे रहे हो तो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोसेस क्या होता है, इसे तलना होता है, फ्राई करना होता है, फिर और उसके बाद पाव पे चटनी लगानी, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स हो गए, बहुत सारे प्रोडक्शन के प्रोसेस हो गए। सेकेंडली, आपके लोग काम कर रहे हैं, जैसे लाइक शिव वड़ा पाव इज अ ब्रांड, शिव वड़ा पाव। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको मैनेज करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या हो रहा है, आप ओवरऑल मैनेजमेंट कर रहे हो, किस चीज का मैनेजमेंट कर रहे हो, आपके वड़ा पाव फैक्ट्री का। और आप इसे पैकेज कर, वड़ा पाव फैक्ट्री अगर इसे पैक करके कर ले तो दैट इज अ जंबो किंग, जो आपका पैक करके भी घर पे दे देता है से, और ऑनलाइन डिलीवरी भी होती है। कुछ दिन बाद ऐसा भी आएगा जब आपका ऑलरेडी रेडी टू ईट काइंड ऑफ रहेगा प्रोडक्शन वड़ा पाव का, जैसे आप प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से। तो ये सब से मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, कि आपको ध्यान रखना है कि आप ये सब में अपना पैसा कमाना चाहते हो, मनी, और या तो लोगों को सेवा करके पीस देना चाहते हो। सो आइदर टू अर्न मनी और पीस, यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग। अगर कोई अच्छा मैनेजर नहीं है तो उसके बहुत सारे स्टेप में खर्चे हो जाएंगे, बहुत सारा आप लोग लिंक कर पा रहे हो कि चटनी कितनी क्वालिटी की, सब क्वालिटी क्वांटिटी, कितने लोग में कितना खराब हुआ, कितना बिका, कितना नहीं बिका, तो क्या करना है, ये सब में आपका लॉस हो सकता है। तो जो अच्छे से मैनेज नहीं करेगा ये सब चीज, तो उसको लॉस झेलना पड़ेगा। जो मैनेज अच्छे से करेगा उसे प्रॉफिट मिलेगा पैसे के फॉर्म में। यही ध्यान रखना आपको। इट इज एसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ अ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट। तो सोचिए, आज आप अगर समझिए मैं पास्ट का कैसे कर रहा हूँ मैनेजर, मतलब मैं और ये वड़ा पाव का ही लूंगा आप लोग को, कि आज अगर आप खोलना चाहते हो वड़ा पाव, तो अगर आपको पास्ट का नॉलेज नहीं, कि जैसे कि आपके लोग पहले कैसे सोसाइटी में लोग कैसे वड़ा पाव बना रहे हैं, कैसे खर्चा वो लोग बचाते हैं, अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे कम करते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे कम करते हैं, और क्वालिटी भी अच्छी रखते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी भी दे रहे हैं। मतलब क्वालिटी मतलब टेस्टी वड़ा पाव, और बहुत सारे वड़ा पाव बना सकता है, मेनी वड़ा पाव। ठीक है, आपको ये सब ध्यान रखना। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर भी कम रखना है, तो ये सब क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ाएगा।
तो आपको पास्ट का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आज आप जाओगे नॉर्मल दुकान, छोटी दुकान से खरीदोगे, बेसन वेसन खरीदोगे, बहुत महंगा देगा, तो आपका एक्सपेंडिचर कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर आप अकेले काम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कहीं टेस्ट डाउन है, कहीं कुछ जल गया, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। सो नॉलेज ऑफ पास्ट किसका, ये सब चीज़ों के मैनेजमेंट का, कि कैसे करते थे। और जिसके घर में ऑलरेडी मॉम डैड बनाते थे वड़ा पाव, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने मॉम डैड कैसे मैनेज करते थे, मॉम सुबह उठ के कितने बजे सब सामान लाते थे, सामान कितना फ्रेश लाते थे, पोटैटो कैसे कुक करते थे, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पास्ट का नॉलेज होना चाहिए। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन। साइकोलॉजिकल मतलब क्या, समझिए किसी की शादी हुई है, अभी आपने जो वर्कर लगाया है उसकी शादी हुई है, तो वो आपका धंधा चल रहा है मस्त एकदम, लेकिन उसको 9 बजे छुट्टी चाहिए, और आपको मालूम है आपके ग्राहक 11 बजे रात तक भी आ रहे हैं, 12 बजे रात तक भी आ रहे हैं। अब आपको इसका साइकोलॉजिकल ऑर्डर समझना पड़ेगा कि इसकी अभी अभी जस्ट शादी हुई, मैरिज हुई है, तो इसे घर पे जाना पड़ेगा। सेकेंडली, या तो उसकी सैलरी कम होगी, फिर या तो उसको वर्क लोड बहुत आ रहा है, वो उतना हैंडल नहीं कर सकता, या तो उसको किसी ने दुकान पे डांट दिया होगा कि तू क्या है अपने को वर्कर कहीं का, ऐसे चिढ़ा दिया होगा, या तो गांव में जाना होगा, विलेज में उसके घर पे कोई फंक्शन होगा या कोई बीमार होगा। तो ये सब साइकोलॉजी है जो वर्कर की है, जो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ प्रोडक्शन रिडक्शन नहीं, आपको वर्कर का भी बारे में सोचना पड़ेगा। एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग इंडिया, देखिए इंडिया जो सबसे पीछे है दैट इज इन मार्केटिंग। आप लोग को सीधा बताता हूँ कि हम चीजें बेचने में बहुत बेकार हैं, वी कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट। मार्केटिंग में इंडिया बहुत है, मतलब शिव वड़ा पाव देखो एक ब्रांड बन गया है, कैसे बना, टेस्ट की वजह से प्लस इसके नाम की वजह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मार्केटिंग करना है कि जो भी चीज आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दाबेली कोई बनाना चाहता है, दाबेली, तो आप इसको दमदार दाबेली करके बेचिए, दमदार दाबेली, या जो भी आपको लगे कि गुजराती दाबेली, जैन दाबेली। देखिए देखिए जैन दाबेली ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये फेमस रहती है, हर एक दाबेली सेलर को रखना होता है। मैं क्यों एग्जांपल ले रहा कि इजी रहे आपको पढ़ने में, समझ पाओ अब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। और मैं एग्जांपल हार्ड ले लूंगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कि मैं अगर आपको कार बनाने का पूरा रखूँ प्रोसेस, तो पहले कार कैसे बनते थे, पहले अपने मालूम है कि आपको बैलगाड़ी थी, तो वो कार्ड्स थे, तो कार्ड्स को कैसे यूज करते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी दाबेली को अच्छे से बेचो, तो दाबेली सब लोग बेचेंगे, आपकी दाबेली में क्या खास है, आप कैसे, तो जैसे कि आप लोग सुरभि का सुने रहोगे, सुरभि पहले बोर्ड रहा है, सुरभि का जंबो बाइट वड़ा पाव, मैं खाऊं मैं खाऊं मैं खाऊं, कितना अच्छा मार्केटिंग स्किल था। इसलिए सुरभि देखिए आज हर जगह अपना लॉन्च कर पाया था, लेकिन फिर डाउनफॉल भी आया, क्यों, क्योंकि क्वालिटी उसने डिग्रेड कर दी क्वांटिटी के पीछे, मतलब बहुत जगह सेंटर खोलने की वजह से उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो फेमस था, सुरभि का जंबो वाइट वड़ा पाव, तो वो डिग्रेड हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मार्केटिंग में आपको अपने सामान को कैसे बेच रहे हो। तो आपने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट करके मूवी देखा रहेगा, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम डिस्कस करते हैं ना तो चीजें ज्यादा अच्छी रहती है, रादर देन जस्ट मैं टीचिंग करूँ और आप लोग को बहुत एकदम बताऊं तो आप लोग बोर हो जाएगा। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में क्या बोलता है वो, जैसे इंट्रोडक्शन में, कि आप ये पेन बेच के दिखाइए, तो कोई बोलता है कि ये पेन में इंक है, तो कोई कोई ऐसे बोलता है, तो कोई एक बोलता है कि ये पेन जादुई है, ये किस्मत का पेन है, ये पेन से आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, ऐसे ऐसे चीजें, तो झूठ बोलना है। लेकिन क्या कर रहा है वो, मार्केटिंग कर रहा है पेन का। तो जैसे जो भी रहे आपको जो भी रहे, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट की हिस्ट्री बताई कि नहीं, कैसे बात कर रहा था। तो देखिए हिस्ट्री का नॉलेज है मैनेजमेंट के बारे में, in the order to achieve it, understanding of the social and economic institution that supports the industrial and commercial process is important। अब देखिए आपका जो वड़ा पाव है, आप जाके अंडमान निकोबार पे नहीं बेच सकते, वहां सोशल है ही नहीं, वहां ट्राइब है, तो आप वहां पे क्यों वड़ा पाव बेचना चाह रहे हो। या तो आपको पहले 2 3 10 साल काम करना पड़ेगा, पीपल गेट टू लव आपका वड़ा पाव। सो आपको सोशल ऑर्डर समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ लॉन्च हो सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, कि अगर आपको पैसा कहाँ से अवेलेबल है, पैसा आप अपने पॉकेट का सेविंग का पैसा यूज कर रहे हो, या बैंक आपको दे रही है पैसा,
तो अब आप समझ पा रहे हो कि शिव वड़ा पाव खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा दे सकती है। लोन रेट भी कम रहता है 3% से ओनली, तो आपको ये फायदा होता है। जिसके पास पैसा नहीं भी है वो अगर चाहता है बिजनेस खोलना तो आपको समझ। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, क्या पास्ट में ऐसा पॉसिबल था? नहीं जी, पास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पैसा ही डालना पड़ता था, या तो जो पैसा मिलता भी था तो जो लोन देने वाले थे वो जमींदार थे और मनी लेंडर्स थे। जमींदार एंड मनी लेंडर्स, जिनके पास पैसे 30-30% इंटरेस्ट रेट पे देते थे वो लोग, ये बहुत ज्यादा था। आपका प्रॉफिट ही इतना नहीं होगा, तो इस अल्टीमेटली आप बिजनेस खोल के क्या फंस जाते थे। तो आप देखिए मैं पास्ट बताया कि नहीं, और ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि बिजनेस खोलने के पास्ट कैसे होते हैं और प्लस आज क्या चल रहा है, तो आपको ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दैट सपोर्ट्स द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्रोसेस इन दी इम्पोर्टेंट। तो आपके इंडस्ट्री जो भी, मैं इंडस्ट्री आपको कौन सा लिया हूँ, वड़ा पाव। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट द वेरियस लेवल इजी। अब आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता दी कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। क्वालिटी इज द मेन फैक्टर। अगर आप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बोलते हो ना, जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हो किसी चीज का, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब क्या? आप पैसा कमा रहे हो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके। देखिए, आप रैदर देन 10 वड़ा पाव बेचते हो और उसके बाद आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, क्वालिटी एकदम बेस्ट टेस्टी बना रहे हो, और आपको प्रॉफिट मिल रहा है 2 रुपए का एक के पीछे, तो 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ। वो क्या बोलता है कि आप 10 के बजाय थोड़ा टेस्ट कम करिए, ज्यादा बेचिए, सस्ता कर दीजिए इसे, 10 रुपए वाले को 9 रुपए में ही बेचिए, लेकिन अब आप 20 बोल बेच पा रहे हो, तो आप टोटल कितना कर रहे हो, 180 का प्रॉफिट, 1 रुपया कम हो गया। लेकिन 1 रुपया प्रॉफिट कम कर दीजिए आप इसके पीछे, जो पहले 2 रुपया था, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना रह गया, फिर भी 20 ही रह गया। फिर से सिंपल सी बात है कि नहीं? तो ये देखिए, आप प्राइस घटा भी दे रहे हो, प्राइस रिड्यूस किए, क्वांटिटी इंप्रूव किए, और आपका सेलिंग बढ़ गया, प्रॉफिट सेम रह गया। और मैं बता रहा हूं, अगर आपका प्राइस कम हो तो लोग और खरीदेंगे, लोग और खरीदेंगे इस चीज को आपके। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 10 बेचा था तो मैंने 10 रखा था, ठीक है, 10 रुपया प्राइस रखा था, प्राइस घट के 9 रुपया, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, आपका प्रॉफिट सेम रहता है। तो आपको एक फाइन लाइन बनाना होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में आप कैसे गेम खेल रहे हो। जो अभिनव, जो आपके बिंद्रा जो चैनल है, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे ज्यादा, जो भी उनका वीडियो रहेगा वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे ही डिपेंडेंट रहेगा। वो बोलेंगे चीजों को लार्ज स्केल पे, कुछ भी रहे बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करने को बोलते हैं। आपका नॉलेज हो, आपका पैसा, आपका टैलेंट, जो भी हो बड़े स्केल पे करने बोलेंगे, बहुत ज्यादा करो, बार बार करो उसको बोलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो रॉयल स्टार है, फिर आपकी लंबोर्गिनी है, वो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो आज बड़े ब्रांड हैं। और मारुति वहीं पे बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करती है, तो वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है। दो नो डाउट मारुति का भी प्रॉफिट अच्छा है, प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ मारुति। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको बिजनेस करने के लिए ध्यान रखना है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अब आप कुछ नया शुरू करोगे तो आपके लिए ये हिस्ट्री हो जाएगा कि नहीं, कि हिस्ट्री में किसी एक सर ने बताया था यूट्यूब पे कि ऐसे ऐसी चीजें मैनेज करनी होती हैं, तो ये हिस्ट्री है, ठीक है। अभी आर्ट्स देखिए, it is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in form of intellectual, emotional, cultural tradition। देखिए, अब बताता हूँ सिंपल, आप लोग ध्यान रखिए, हर एक चीज एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। कि अगर देखिए कोई पहले ऐसा एक था, ये मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, देखिए अगर मैं कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये समझो मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या दिख रहा है आपको, मैस दिख रहा है कि नहीं? ये मैस है। इस टाइप की पेंटिंग अच्छी, मैं तो बहुत गंदी पेंटिंग बना, लेकिन इसमें बहुत सारा फिगरिन डालते हैं, ह्यूमंस के फिगर डालते हैं, इसको बोलते हैं हॉरर वैक्यूआ। हॉरर वैक्यूआ, इसका मतलब क्या होता है? जनरली ये मेरी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये गुप्ता पीरियड में इंडिया में आता है। गुप्ता पीरियड मतलब एक टाइम था जब गुप्ता लोग राजा थे, लाइक एडीज में थे, 100 एडी तक थे ये लोग, 100 एडी से लेके 300-400 एडी तक थे, आफ्टर दी ये हमारा जीसस के बर्थ के। तो ये क्या है, ये हॉरर वैक्यूआ क्या दिखाता है, जो आदमी डायग्राम में ऐसे बनाते हैं, मतलब क्या, वो अपनी पोजीशन को लेके और अपनी स्टेटस को लेके, या अपनी पैसे को लेके, या अपनी जमीन को लेके, या लैंड बोलना चाहिए, मैं हिंदी लिख ही रहा हूँ, लैंड को लेके बहुत इनसिक्योर है।
और या तो दूसरा प्रोस्पेक्टिव, मैं हमेशा दूसरा प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ आपको कि एक तो ये कि इनसिक्योर, दूसरा चीज क्या है, ये आपको अपनी लैंड का एक भी पार्ट नहीं देगा, आपको फ्री में पैसा नहीं देगा, आपको फ्री में स्टेटस नहीं देगा, फ्री में रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये मतलब होता है कि ये हॉरर वैक्यूआ आपका इमोशन बताता है कि आप कौन से इमोशन में हो। प्लस अगर डायग्राम बहुत भरा भरा है तो वो हॉरर वैक्यूआ टाइप का, नेट पे टाइप करके देख लें हॉरर वैक्यूआ है। तो ये सब हमारे इंडिया में भी है और हमारे यूरोप में भी मिलता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी। तो आर्ट कई बार आपके साइकोलॉजी और इमोशन को प्रोड्यूस बद करता है। और दूसरी चीज, जैसे कि बोलते हैं कि आर्ट जो है ये आपका स्ट्रेस रिलीज करता है। आर्ट कब बनाते हो आप? जब अपने रोटी कपड़ा मकान, हाउस जिसे शेल्टर भी बोलते हैं, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, और आपकी मील या फूड एंड रोटी कपड़ा और मकान, ड्रेस, क्लोथ, आप इन सब चीज से ऊपर उठ चुके हो और आपके पास टाइम है, तो आप क्या करते हो? क्रिएटिविटी की तरफ जाते हो, कुछ ना कुछ करते हो, डांस करते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ ना कुछ करते हो, अपना स्ट्रेस रिलीज करते हो या हैप्पीनेस पाते हो। और वो जो दिखाता है, तो मतलब क्या, अगर देखिए पहले जो थे हमारे जो बोलते हैं ना स्टोन एज में, स्टोन एज के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको पेंटिंग नहीं मिलेगी। मतलब क्या था, ये लोग दिन भर खाने बनाने में ही बिजी थे, हंटिंग गैदरिंग में ही बिजी थे। उसके बाद थोड़ा जब ज्यादा प्रोडक्शन हुआ ना फूड का, ये लोग केव्स के अंदर ऐसे पेंटिंग करना शुरू कर दिए। मतलब क्या, ये क्रिएटिविटी का इवोल्यूशन हुआ। अब लोगों के पास मतलब फूड शेल्टर आ चुका है। देखिए गुफा में वो लोग, जो हमारे केव है उसमें वो लोग रह पा रहे थे, फायर की खोज हो चुकी थी, फूड कुक इजिली हो रहा था। तो और कपड़े के फॉर्म में वो लोग क्या स्किन यूज करते थे एनिमल का, और बाग ट्री का बार्क यूज करते। तो मतलब सब चीज देखिए, तीन चीज सेटिस्फाई हो चुकी थी, तो इसलिए अब लोग ये कर रहे थे। और इसके बाद हिस्ट्री लिखना शुरू करेंगे, हिस्ट्री लिखने के बाद गेम शुरू होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि क्रिएटिविटी मतलब क्या, स्ट्रेस से आप निकल चुके हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया कि हमेशा आर्ट एक कुछ ना कुछ अपने को बात बताती है, फिलोसॉफिकल पॉइंट भी बताता है, ये ध्यान रखना आपको। और स्ट्रेस जनरली आप हमेशा जब भी आप बड़ी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जाते हो या कोई भी एग्जाम, आपकी हॉबी पूछते हैं, व्हाट इज हॉबी? हॉबी वो चीज होती है जो आप काम कर करके जब थक जाते हो ना एकदम, तो आपको वो करना पसंद होता है, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, आप फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। सो आपकी लाइफ में एक हॉबी होना बहुत जरूरी है। किसी को डांस पसंद है, किसी को गिटार प्लेइंग पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, किसी को गेमिंग करना पसंद है। वो हॉबी रहती है जो आपको ना, जब पैसा लाइफ में आप बहुत कमा रहे हो या बहुत बिजी हो, वो आप आधा घंटा एक घंटा करने से आप रिलैक्स होते हो। या जिमिंग किसी को पसंद है या एक्सरसाइज पसंद है, वो हॉबी है आपकी। तो आर्ट वही चीज है, ठीक है। द की टू एक्सप्रेशन इन एनी, देखिए एक्सप्रेशन, अब मैं जो सोच रहा हूँ वो कैसे बताऊं, इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कैसा उस टाइम पे इमोशनली फील कर रहा था, एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म। तो देखिए आज जो पहले जो बना रहे थे केव में कैसे बनाते, नॉर्मल ऐसे बनाते, जो मैं बनाया यही है, मेरी जो पेंट, मैं ये जो ड्रॉ करता हूँ ये मेरा स्टोनिश काइंड ऑफ है। आज की लेकिन जो पेंटिंग देखिए, मोनालिसा की पेंटिंग देखिए, क्या पेंटिंग है, इवोल्यूशन हुआ कि नहीं, आर्ट कहाँ से कहाँ आया। मतलब क्या, आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर सोचो, उसके बाद ब्रश इन्वॉल्व हो गया, आपका साइंस आ गया जो आपको हेल्प किया सब पेपर बनाने में, वो सब चीजें आने में, तो आप पेपर पे बनाना शुरू किया। उसके बाद कलर्स आ गए बहुत सारे अच्छे अच्छे, आपको क्लासेस अवेलेबल होने लगे, ट्रेनिंग मिलने लगी, आप चीजों को और अंदर से जानने, हिस्ट्री जानने लगे आप लोग। आप सब चीज जानने से क्या, मोनालिसा की पेंटिंग बनने लगी। तो देखिए इवोल्यूशन बता रहा है कि नहीं, एक आर्ट फॉर्म से दूसरे आर्ट फॉर्म में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है, उस टाइम के लिए स्टोनिश पीपल के लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। उनमें भी कोई बोलते हैं ना लियोनार्डो विंसी होगा, कोई जो दीवार पे बनाता होगा, तो उन लोग स्टोनिश वाले पीपल बोलते हैं वाह हमारा लियोनार्डो तो विंसी है। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ और होगा, लेकिन क्या डायग्राम बनाता है। आज देखिए मोनालिसा पेंटिंग को क्या डायग्राम, आगे आने वाली सेंचुरी में कुछ और बनेगा। हम लोग बोलेंगे क्या बात है, क्या प्रोड्यूस किया है बंदी ने या बंदी ने। तो ये हमेशा है। तो इवोल्यूशन भी हम लोग समझ पाते हैं। तो हम लोग क्या समझ पाते हैं, आर्ट से स्ट्रेस रिलीज होता है हमारा, हम लोग आदमी का इमोशनल पॉइंट समझ पाते हैं, हम लोग इवोल्यूशन ऑफ आर्ट समझ पाते हैं, ये सब चीज हम लोग समझ पाते हैं। चलिए आपको एक आर्ट एंड और एक पार्ट बता देता हूँ। आज जो भी वर्ल्ड की ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ना, जो वर्ल्ड की ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, वो हमेशा आर्ट ड्रिवेन होती है, आर्ट, आर्ट उसमें बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई, जो जो सबसे फेमस बिल्डिंग्स हैं वो हैं हीरानंदानी। मैंने अपने इस क्लासेस में बच्चों को ये सब दिया था ऑलरेडी।
हीरा नंदानी के आप टावर्स जो देखोगे उनका जो टोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये कहाँ से आया, ये मुगल, ये जो टोम्ब है ये मुगल एरा से हमको मिला था। देन उनके जो ऐसे बिल्डिंग्स के अंदर जो ये आपको बाहर बाहर से ऐसे दिखेंगे जो विंडोज रहते हैं, विंडोज, ये जो डिजाइन है ये मिक्स है अगेन मुगल कल्चर से, और उसके बाद ये जो सपोर्ट सिस्टम रहता है ऐसा वो इंडियन टेम्पल से इंस्पायर्ड है। तो आप जो भी डिजाइनिंग देखते हो, ये जो डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली ये स्कल्पचर है, स्कल्पचर्स हैं ये सब और आर्किटेक्चर है, लेकिन आर्ट से ही ड्रिवन होते हैं, आर्ट एंड स्कल्पचर ये सब पार्ट में आते हैं। तो सोचिए जो सबसे बेस्ट बिल्डर है मुंबई में, सो कॉल्ड जो सबसे सबसे महंगे फ्लैट्स बनाते हैं, वो इनकॉर्पोरेट करते हैं आर्ट को अपने बिल्डिंग में, क्योंकि ये लोग किस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ये जो मैं पहले बताया क्वालिटी, क्वालिटी देनी है इनको, तो क्वालिटी कैसे ऐड ऑन होगी, आर्ट, उसका आर्ट डालते हैं थोड़ा उसमें ना। और ये भी नहीं कि सिर्फ इंडियन को लिया, वेस्टर्न कल्चर को भी वो लोग लाइक गार्डन सिस्टम, गार्डन एक्चुअली हमारे मुगल्स में उसमें भी था, लेकिन ये गार्डन कल्चर हुआ, फ्लावरिंग हो गई, फिर इनके एग्जिट एंट्री पॉइंट हो गए, बहुत सारी चीजें, प्लस जो लिफ्ट टेक्निक है ये सब फॉरेन की टेक्निक है, तो ये लोग अप्लाई करके हीरानंदानी की बिल्डिंग बन गई है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है कि आर्ट आप लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस मतलब चैप्टर ही बोला था, आइदर टू अर्न पैसा और पीस, आपको हिस्ट्री बहुत मजेदार लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमैनिटीज क्या होता है? ह्यूमैनिटीज इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस के बारे में, पॉलिटिकल साइंस मतलब आपके हमेशा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी, ये सब, इकोनॉमी मतलब पैसे वाला पूरा पार्ट कि पैसे की पढ़ाई होगी, कैसे पैसा बनता है, इन्फ्लेशन क्या था, आर्कियोलॉजी मतलब क्या चीजें जो आप डिस्कवर करते हैं, पुरानी चीजें, हिस्टोरिकल चीजें। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। मतलब क्या कि ये हिस्ट्री शुरू कैसे हुई थी, तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, बताइए मैंने को मुझे बताइए हिस्ट्री शुरू कैसे हुई थी, इसके प्रोपाउंडर कौन थे और कौन सी बुक से ये नाम आया। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, सो दैट कि आप रिवाइज करो। मैं ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ क्योंकि मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहता और हेक्टिक नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन फुल दूँ आप लोग को। टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, तो ये लोग का खुद का हिस्ट्री की आर्कियोलॉजी कैसे शुरू हुआ था, ये पहले किसने शुरू किया, फिर इसमें आज क्या चेंजेस आए, साइंस, अच्छा ये सब आप लोग ना ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आप ये सब सोशियोलॉजी ये सब मिक्स करके नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई भी सब्जेक्ट का परफेक्ट नॉलेज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंजीनियर है, इंजीनियर को अगर डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए उसको वहाँ का ज्योग्राफी जानना पड़ेगा कि नहीं, कि पहाड़ में बनाना है कि प्लेन में बनाना है। ठीक है, अगर वो चलो जाएगा फट से बड़ा बड़ा बना दिया और वहाँ पे वो पहुंच गया कि मैं बनवाऊंगा, और मालूम पड़ा वो ट्राइबल जोन है और ट्राइब वाले वहाँ पे हथियार लेके खड़े हैं, तो ट्राइब है ये कौन बताएगा, वहाँ की एंथ्रोपोलॉजी बताएगी। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि नहीं अगर इससे प्रोटेक्शन के लिए, तो वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट हो गया। तो आप जो भी चीज करते हो लाइफ में, आप भले आप सब्जेक्ट एक में स्पेशल नॉलेज लाइक कि डैम बिल्डिंग में आपका, डैम जो आप बना रहे हो उसमें स्पेशल नॉलेज है आपका, आप लोगों से और आगे हो, जैसे कि ये रेस लगा लेते हैं इसमें सब्जेक्ट्स में, तो सब से आपका डैम बिल्डिंग या इंजीनियरिंग आपको बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये सब भी आपको मैटर कर जाता है डैम बिल्डिंग से रिलेटेड, ये ध्यान रखना। फिर डैम बिल्डिंग की हिस्ट्री कैसी थी, पहले कैसे डैम बनते थे, यूरोप वाले कैसे डैम बनाए, क्योंकि वहाँ पे डैम बिल्डिंग बहुत फेमस है, कैनाल्स बहुत बनाते हैं यूरोप वाले। ठीक है, कैनाल्स मतलब हमारी जो नहर है ना उसका थोड़ा बड़ा वर्जन वो लोग वहाँ बनाते हैं, तो ये सब आपको जानना ही है। सिर्फ हमको पोपट बनाया जा रहा है मार्केट में कि आप एक सब्जेक्ट के मास्टर, कभी नहीं हो सकता, हम जी ही नहीं सकते ऐसे, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी से समझ जाइए कि आप जो भी लो, अकाउंट्स लो, कोई भी चीज लो, मैथ्स लो, सब लिंक है। आप कहीं दुकान पे 50 रुपया देते हो, 30 का सामान खरीदते हो, 20 रुपया वापस लेना, ये तो मैथ्स हुआ ना, तो 50 - 30 = 20, ये कहाँ से थी, मैथ्स का पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब कुछ मिला जुला के सीखते हो, किसी एक सब्जेक्ट में आप थोड़ा एक्सपर्ट बनते हो, बस यही है। ऑल डिसिप्लिन आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी, तो सबकी ओरिजिन, सबकी जो मदर है, ये सब आए फिलोसफी से। ठीक है, ये बार बार डिस्कस कर सकते हैं हम फिलोसफी, क्योंकि थॉट है ना, फिलोसफी क्या है, थॉट पे लिखी हुई बुक है, तो थॉट साइंस का भी हो सकता है, थॉट मेरे को ह्यूमंस के बारे में आ सकता है, मेरे को थॉट आ सकता है कि गवर्नमेंट कैसी थी, तो बहुत सारे थॉट्स है पॉसिबल है। एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राइड टू speculate in order to understand the relationship between the universe and the human existence। और मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, लोग जो है साइंस वाले हों या हमारे
जो भी ये लोग हैं फिलोसफी वाले हैं या रिलीजन वाले हैं, फिलोसफी ये लोग क्या जानना चाहते हैं अल्टीमेटली, ये लिख लीजिए, ट्रुथ, सच्चाई क्या है। तो ये सच्चाई जानना कि हम क्या हैं वर्ल्ड में, हम यूनिवर्स में क्या हैं, ये सब जानना चाहते थे वो लोग हमेशा। ट्रुथ, साइंस वाला जानना चाहता है कि यूनिवर्स कितने सारे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रुथ जानना चाहते हैं वो लोग। इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो उस टाइम पे लोग बिलीव करते थे, ये आज माइथोलॉजी हो गई है क्योंकि आज साइंस बहुत तेज हो चुका है। लाइक आपका जो एक्लिप्स है जिसे हम अमावस बोलते हैं, पहले अमावस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से लिंक था कि आपको यहाँ पे नहीं करना है कुछ काम, बहुत सारे स्टोरी थे। लेकिन आज हमें पता है कि ये क्या होता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट्स के वजह से होता है, जहाँ पे सन और हमारे मून पे शैडो आ जाता है, बस सिंपल सी बात थी। लेकिन उस टाइम के लिए कैसे थे, लोगों की क्यूरियोसिटी को कैसे दबाएं, तो आंसर देना तो जरूरी था कि बच्चा क्वेश्चन पूछता है और क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज है। तो बच्चे आपको बताते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, या किसी स्टूडेंट को या किसी एल्डर किसी को ही बताते थे, क्यूरियोसिटी को प्रमोट करते थे कि पूछो, क्वेश्चन पूछो अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्सल ऑर्डर, द ह्यूमन लाइफ, द गॉड्स एंड द गॉडेसेस, रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब कि आप जैसे प्रैक्टिसेस करते हो भगवान के, जैसे हम लोग हार चढ़ाते हैं पहले, फिर उनके पैर पड़ते हैं, फिर अगरबत्ती जलाते हैं, फिर दिया जलाते हैं, फिर ऐसे ही जो हम जाते हैं कहीं पे तो हमारी प्रैक्टिसेस रहती हैं, तो वो रिचुअल्स हुए। फिर किसी के मरने पे हम लोग क्या करते हैं, किसी के पैदा होने पे क्या करते हैं, राजा जब बनता तो क्या करते थे, डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या है, तो ये रिचुअल्स हैं सब। देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, तो ये जो हुआ कि ये क्यों होता था, उनका फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन दे देने का। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग आर टू बी फाउंड इन दीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो देखिए मैं बोला ना, आज जो हर चीज सोची जा रही है इसकी कहीं ना कहीं रूट क्या, पहले फिलोसफी सेंटर में क्वेश्चन है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए माइथोलॉजी आया, फिर माइथोलॉजी के हिसाब से कुछ लोग आगे बढ़े और साइंस की भी खोज की। आज भी बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जिसका हम लोग आंसर नहीं कर पाते, वो माइथोलॉजी सपोर्ट करती है। Various disciplines under humanities have theoretical foundation based on philosophical theories। तो फिलोसफी मतलब वहाँ पे थॉट ही देते हैं, लाइक कि आपको ये क्या होता है, मैं भी क्या दे रहा हूँ, थॉट ही दे रहा हूँ ना, आपको वड़ा पाव का थॉट ही दिया मैं सिर्फ, तो थॉट ही देते हैं सबके सब। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंट स्टेजेस। तो जो मैंने बताया कि पहले क्वेश्चन था, फिर माइथोलॉजी था, फिर साइंस है, ये मैं कैसे जान पाया, ये मैं जान पाया क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ। तो वही वो भी बता पा रहा है कि आप ये जो डेवलपमेंट के स्टेज आए वो जान पाओगे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ने से। लाइक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार कि आप साइंस में भी फॉर्मूले खुद बैठ के बनाते नहीं हो, मेनी बिलियंस में से कोई एक दो काम ये कर रहे हैं इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है। गिनने बैठोगे 600-700 करोड़ लोग को गिनने में आपकी लाइफ निकल जाएगी, इतने लोगों में से सिर्फ एक इंसान ये काम कर रहा है जो नया बना रहा है, अदरवाइज हम सब क्या फॉलो करते हैं। और वो लोग ने भी, जिसने भी नोबेल किया है, वो लोग क्या हर चीज को एकदम स्टार्ट से थोड़ी करते हैं। अब वो लोग जो कर रहे हैं तो नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि जानते 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 चीजों को समझ लेते हैं, फिर करते हैं, फिर क्वेश्चन फिर क्वेश्चन फिर ऐसे करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप हिस्ट्री ही साइंस की पढ़ते रहते हो, जो फॉर्मूले आप पढ़ते हो, F=gmm/r², ये क्या है, ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। तो आप जाके थोड़ी देखोगे कि ये जी कहाँ से आया, कैपिटल एम ही क्यों लिए, अच्छा मास बोलते हैं तो कैपिटल क्यों बोला अर्थ के मास को, अच्छा अर्थ को हम कंसीडर कर रहे थे इसलिए कैपिटल एम, उसको स्मॉल एम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से सराउंडिंग, तो अर्थ हम जिस पे अर्थ पे रहते हैं उसको इंपॉर्टेंस देना है, इसलिए कैपिटल एम। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट वो स्मॉल एम, भले ही वो वेट में ज्यादा भी हो सकता है अर्थ के। फिर R² क्या होता है, आर क्यों बोले, अच्छा आर से रेडियस होता है, लेकिन रेडियस तो कैसे होगा, तो ये सब क्वेश्चन है। तो आप एकदम डिटेल में जाओगे तो ज्यादा ज्यादा इतना नहीं जाओ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और जब इंटरेस्ट ले लेते हो दैट्स अ साइंस में आपका इंटरेस्ट आ चुका है, आप और पीछे जाते हो। हिस्ट्री पढ़ते ना, किसी ने खोज की कि नहीं, आप हिस्ट्री की बुक ही पढ़ते हो, आप बैठ के लैब में देखना नहीं शुरू कर देते, ठीक है, क्योंकि और ये फॉर्मूला भी आप पकड़े हो, इसकी भी खोज कर रहे हो, तो ये तो हिस्टोरिकली है ना, ये तो हो चुका है, इसी पे आप रिसर्च कर रहे हो। तो मिला जुला के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में आपको सब कुछ जानना होता है। दो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो, अगर आपको सोसाइटी में देखिए कुछ चीज़ों के लिए पैसा कमाना ईजी हो गया, लाइक साइंस के थ्रू आप पैसा ज़्यादा कमा पाते हो, लेकिन जिसको साइंस के अलावा भी कॉमर्स और आर्ट्स के नॉलेज तो वो ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। दूसरी चीज़, क्या आर्ट्स में आपको पैसा नहीं मिल सकता, मिल सकता है, आपको अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो वर्ल्ड है वो साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ठीक है, वरना खा खा कमा तो सब लोग रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो हम लोग ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको अब अगले नए टॉपिक से।
वो ये हमारा हो गया, डिस्कशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अप्लाइड हिस्ट्री में और आर प्रेजेंट में। तो इसमें हम यूनेस्को के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज पता करना है, ठीक है। अब आपको कुछ ज्यादा फिलोसॉफिकल चीजें, बहुत बातचीत नहीं होगी, सिर्फ हम लोग जानते आएंगे टर्म्स के बारे में, ठीक है गाइस। तो होपफुली ये सबसे टफ पार्ट था। आपको एक बात बता दूं, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये टीचर्स को एक्सप्लेन करने में बहुत टफ होता है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते थे। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप अपने स्कूल में, अगर आप 10th में हो तो आप इसमें स्कूल में जाओगे तो आप देखना, कोई भी अगर एक्सप्लेन कर दे बच्चा, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि बच्चे ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अदरवाइज सब लोग रट्टा मार के जा रही चीज को। अब मैंने कोशिश की है कि आप लोग को समझा पाऊँ, और ऐसा नहीं कि मैं पहला इंसान हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको वैसे लोगों से ही सीखना चाहिए जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। रट्टा मारने को क्या बोलते हैं, बहुत पहले से सिस्टम चालू, वो सिस्टम जा चुका है। लोग अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, साइंस को। व्हाट इज साइंस, रीजनिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रट्टा मत मारिए, ठीक है गाइस। तो अब मैं भी अपनी फिलोसफी बंद करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए फैक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए गाइस, बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।